गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट में स्वागत है। मैं सुरेश धरदुबे भूगोल की प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ उपस्थित हूं। यह प्रैक्टिस श्रृंखला विशेष तौर पर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिल सके। आज का जो एपिसोड है यह विशेष तौर पर जलवायु विज्ञान से संबंध रखने वाले प्रश्नों पर आधारित है, जिसके अंतर्गत हम एक कह सकते हैं मिसलेनियस टाइप के प्रश्न हैं, जिसमें कुछ पवन से भी संबंधित हैं, कुछ बादल से संबंधित हैं। तो इन सभी तथ्यों पर आधारित प्रश्नों की चर्चा आज हम करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। और इसके साथ साथ हम लोग एक सीरीज और चला रहे हैं, जिसमें हम मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की चर्चा कर रहे हैं। तो आप एक साथ दो सीरीज का लाभ उठा सकते हैं और अपने एग्जाम को और ज्यादा सुदृढ़ता प्रदान कर सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। जो आज का सबसे पहला प्रश्न है, लिखा गया है निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर पहला कोड लिखा गया है कि जैसे ही सूर्योदय होता है तब धरातल ऊष्मा प्राप्त करती है तथा कोहरा ऊपर उठ जाता है। यह पूरी तरीके से सही है, अर्थात पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा लिखा है विकिरण शीतलन के कारण आरंभिक उषा काल में कोहरा उत्पन्न होता है। क्या यह सेंटेंस सही है या गलत? तो यह भी सेंटेंस सही है, क्योंकि जब सुबह होने को होती है तो उस समय कोहरे की स्थिति देखने को मिलती है, क्योंकि टेम्परेचर काफी कम हो जाता है। इस आधार पर पहला भी सेंटेंस सही है, दूसरा भी सेंटेंस सही है, अर्थात आंसर हो जाएगा यहां पर सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न लिखा गया यहां पर कि निम्न में से कौन सा एक कथन सही है, बताना है। अर्थात यहां पर सभी गलत हैं, सिर्फ एक सही है और उसी के विषय में चर्चा करनी। जैसे लिखा है वृष्ट छाया प्रदेश पश्चिमी घाट के पूर्व में स्थित है। क्या यह सेंटेंस सही है या गलत? तो यह सेंटेंस पूरी तरीके से सही है, क्योंकि वृष्ट छाया जो प्रदेश होता है यह पश्चिमी घाट के पूर्ववर्ती क्षेत्र में स्थित है, जिसको हम वृष्ट छाया प्रदेश कहते हैं। तो यह सेंटेंस सही है। शेष अगर हम बात करें, लिखा है जो वृष्ट छाया प्रदेश पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में स्थित है, तो यह सेंटेंस सही नहीं है, क्योंकि पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी भाग है वह पवनमुखी ढाल है और वहां पर ज्यादा वर्षा प्राप्त होती है। इसी प्रकार लिखा है वृष्ट छाया प्रदेश पश्चिमी घाट के उत्तर में स्थित है। यह भी सेंटेंस गलत है। फिर लिखा वृष्ट छाया प्रदेश पश्चिमी घाट के दक्षिण में स्थित है। यह भी गलत है, अर्थात आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए। अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सापेक्ष आर्द्रता के बारे में सही है। अगर हम सापेक्षिक आर्द्रता की बात करें, या जिसको हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का तात्पर्य होता है कि एक निश्चित तापमान पर उपस्थित वायु में जलवाष्प की मात्रा और उसी तापमान पर उस वायु द्वारा जलवाष्प के धारण करने की क्षमता पूरे 100 को हम कहते हैं सापेक्षिक आर्द्रता। अर्थात हम कह सकते हैं उपस्थित, एक होता है जलवाष्प की उपस्थित मात्रा और एक होती है क्षमता, और इसी में क्या करते हैं 100 का गुणा कर देते हैं, तो हमको जो प्राप्त होता है वैल्यू उसी को कहते हैं सापेक्षिक आर्द्रता। तो यहां पर जो लिखा है यह मापती है कि एक वायु खंड एक तापमान विशेष पर संतृप्त के कितना निकट है। क्या यह सेंटेंस सही है या गलत? तो यह सेंटेंस सही है। लेकिन जो अगला लिखा है न्यूनतम सापेक्ष आर्द्रता प्रातः काल के दौरान होती है, या गलत है। न्यूनतम सापेक्ष आर्द्रता सुबह में नहीं बल्कि शाम के समय होती है। जब टेम्परेचर अधिक होता है तो सापेक्षिक आर्द्रता का मान, क्योंकि सापेक्षिक आर्द्रता का जो मान है यह तापमान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है। तापमान घटेगा, तापमान बढ़ेगा तो सापेक्षिक आर्द्रता घटेगी, और तापमान घटेगा तो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ेगी। अर्थात सुबह के समय टेम्परेचर घटता है, इसलिए सापेक्षिक आर्द्रता का मान मैक्सिमम होगा। तो यह जो सेंटेंस लिखा गया है गलत लिखा गया है। तीसरा लिखा गया है यह आर्द्र वायु के इकाई द्रव्यमान में उपस्थित जल वाष्प के द्रव्यमान का अनुपात होता है। तो यहाँ पर इसका जो हम कैलकुलेशन करते हैं यह द्रव्यमान के आधार पर नहीं करते हैं, बल्कि आयतन के आधार पर करते हैं। तो इस आधार पर यह भी सेंटेंस गलत है। केवल पहला सेंटेंस सही है और इस आधार पर आंसर हो जाएगा केवल डी। अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है कि विश्व के किस क्षेत्र में अपक्षालन की प्रक्रिया बड़ी तीव्र होती है। बताना है कि किस क्षेत्र में अपक्षालन की प्रक्रिया। अपक्षालन का तात्पर्य है कि जहां पर अनाच्छादन और अपर्दन की प्रक्रिया बहुत तीव्र होती है, उसी की बात कर रहा है। तो किस क्षेत्र में होगा? तो जहां पर वर्षा बहुत ज्यादा होती है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, वहां पर अनाच्छादन और अपर्दन की प्रक्रियाएं बहुत ज्यादा होती हैं। तो इस आधार पर जो हमारा आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा ए, क्योंकि यहां पर बी वाले को आप पढ़ें शीत कटिबंध, तो शीत कटिबंध में इतना अनाच्छादन और अपर्दन की प्रक्रियाएं नहीं चलती हैं। इसी प्रकार शुष्क उष्ण कटिबंध में भी उतना नहीं होता है। सबसे ज्यादा कहां पर होगा? आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में
अपक्षालन की प्रक्रियाएं सबसे तीव्र होती हैं। अगला लिखा गया प्रश्न यहां पर, वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित में से किन कारक पर निर्भर नहीं करती है। जो वाष्पीकरण की दर है यह पूछ रहा निम्नलिखित में से किन कारक पर निर्भर नहीं करती है। अब आप पढ़िए, जैसे यहां पर वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा, क्या इसके आधार पर हम कह सकते हैं वाष्पीकरण की दर निर्भर करती है? नहीं, तो करती है, 100% करती है। फिर लिखा है वायु और पृथ्वी सतह के तापमान, तो इसके ऊपर भी निर्भर करती है। साथ में जो लिखा है पवन ऊर्जा की उपलब्धता, तो पवन ऊर्जा की उपलब्धता का कह सकते हैं वाष्पीकरण से कोई संबंध नहीं है। हाँ, लेकिन जो डी लिखा है पृथ्वी के सतह में आर्द्रता की उपलब्धता, यह भी सही है। तो इस आधार पर केवल सी ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसका कहीं से भी कोई संबंध वाष्पीकरण की दर के निर्धारण से नहीं है। तो आंसर हो गया सी। अगला लिखा गया प्रश्न कि निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कि एक क्लाइमोग्राफ मासिक आंकड़ों की सहायता से बनाया जाता है। अर्थात जब हम क्लाइमोग्राफ की बात करते हैं, जो कहीं ना कहीं देखिए इस पर कई लोगों का विचार आता है, लेकिन टेलर महोदय का, एफ.बी. टेलर महोदय का विचार है और उसी के आधार पर क्लाइमोग्राफ की हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर वर्षा के मतलब यहाँ पर क्लाइमोग्राफ जो बनाया जाता है, पूछ रहा है इसमें किस आधार पर हम क्लाइमोग्राफ बनाते हैं। तो एक आधार होता है सापेक्षिक आर्द्रता का और दूसरा आधार होता है आर्द्र वल्ब तापमान का। तो ये दो आधार लिए जाते हैं जब हम क्लाइमोग्राफ का आंकड़ा या क्लाइमोग्राफ को हम प्रदर्शित करते हैं। तो इस आधार पर आंसर जो हो जाएगा बी और सी, तो यहां पर बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला लिखा गया है सूर्य का प्रभाव मंडल में प्रकाश के अपवर्तन द्वारा उत्पन्न होता है। अब बताना है कि जो प्रभाव मंडल होता है यह किसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। तो आपको स्पष्ट होना चाहिए कि जो पक्षाभ मेघ के बर्फ क्रिस्टल होते हैं, अर्थात जो सबसे ऊंचाई वाले बादल होते हैं जिसको हम सीरस क्लाउड कहते हैं, और सीरस क्लाउड में ज्यादातर कह सकते हैं बर्फ के क्रिस्टल होते हैं। इसी बर्फ के क्रिस्टल के आधार पर सूर्य के चारों तरफ एक प्रभाव मंडल बनता है, अर्थात हालो स्फीयर बनता है, उसी को हम कहते हैं प्रभाव मंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला लिखा गया प्रश्न कथन और कारण पर आधारित है। कथन लिख रहा है कि जो ताप व्युत्क्रम के दौरान घटित होने वाली अत्यधिक अस्थायी दशाएं वह होती हैं जब तापमान वास्तव में ऊंचाई के साथ बढ़ता है। अब आपको बताना है कि क्या जो ताप व्युत्क्रम है इसका संबंध जो लिख रहा है कि अत्यधिक अस्थायी दशाएं होती हैं, क्या ताप व्युत्क्रम की दशाएं अस्थायी व्युत्क्रम होती हैं या नहीं होती हैं, यह तो पहले आपको स्पष्ट होना चाहिए कि ताप व्युत्क्रम का तात्पर्य होता है कि सतह का टेम्परेचर कम और ऊपर का टेम्परेचर अधिक। यह तभी होता है जब दशाएं कह सकते हैं अस्थायी होती हैं, अर्थात वायु नीचे की तरफ जब उतरती है तो ये दशा देखने को मिलती है। तो इस दशा में अस्थाईपन हमको नजर आता है। कौन सा पन नजर आता है? अस्थाईपन नजर आता है। तो यह सेंटेंस सही है। लेकिन दूसरा लिखा है कि ताप व्युत्क्रम से अधिक ऊर्ध्व वायु गमन होता है। तो ताप व्युत्क्रम से वायु में ऊर्ध्व गमन नहीं होता है बल्कि इसमें अधोगमन होता है। तो यह सेंटेंस आपको ध्यान रखना है, अर्थात आर गलत है लेकिन ए सही है। तो इस आधार पर आंसर हो जाएगा सी। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला लिखा गया है कथन और कारण पर आधारित है। कथन लिखा गया कि वायु में नमी की कम मात्रा से ऊंचाई झंझावाती बादल बनते हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर वायु में कह सकते हैं ह्यूमिडिटी कम है तो जब यह अधिक ऊंचाई को गेन करता है अर्थात आरोहण होता है तो वहां पर बादल जो बनते हैं उसमें हम कह सकते हैं निम्बो क्यूमुलस टाइप के बादल नहीं बनेंगे, अर्थात झंझावाती बादल नहीं बनेंगे। झंझावाती बादल बनने के लिए वायु का तीव्र गति से आरोहण होना चाहिए और उसमें पर्याप्त मात्रा में नमी भी होनी चाहिए, तो जाकर के इस प्रकार का बादल बनता है, अर्थात यह सेंटेंस गलत है। और जो दूसरा लिखा अर्थात जो कारण लिखा है कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ऊर्जा का जो अंतरण होता है वाष्पन और संघनन के माध्यम से होता है, यह सेंटेंस सही है। अर्थात जब आप भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाते हैं तो हमको धीरे धीरे टेम्परेचर में कमी मिलती है, लेकिन हमारा जो प्रकृति है यह कह सकते हैं ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करता है और उस स्थानांतरण में प्रमुख भूमिका कहीं ना कहीं अंतरण, वाष्पन और संघनन भी कह सकते हैं अपना रोल निभाते हैं। तो इस आधार पर कारण हमारा सही है और कथन गलत है, अर्थात आंसर जो हो जाएगा यह मिल जाएगा आपका डी। क्या मिलेगा? डी। अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है कि वर्षण की प्रक्रिया का सही अनुक्रम है। अर्थात जब वर्षा होती है तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले असंतृप्त वायु होती है। यह असंतृप्त वायु जब धीरे धीरे आरोहित होती है, ऊपर की तरफ जाती है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटती है। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटती है तो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ती है।
और जब सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ के 100% हो जाती है तो वह उषांक बिंदु को प्राप्त करता है, अर्थात संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और फिर वर्षण होता है। तो इस आधार पर जो प्रॉपर आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी। सबसे पहले वायु का क्या होता है, आरोहण होता है। आरोहण होता है जब टेम्परेचर यहाँ पर इतना कम हो जाए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 हो जाए, अर्थात वह संतृप्त हो जाए, तो उसी को कहते हैं उषांक बिंदु। और फिर संघनन प्रारंभ हो जाता है और फिर वर्षा की शुरुआत होती है, अर्थात आंसर होगा यहाँ पर सी। अगला यहाँ पर है कथन और कारण पर आधारित प्रश्न है। कथन लिख रहा है कि भूमध्य रेखा के समीप स्थित क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है, क्या यह सही है या गलत। आपको स्पष्ट होना चाहिए कि भूमध्य रेखा के समीप क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यह इसलिए होती है, और यहाँ पर जो वर्षा होती है संवहनीय वर्षा होती है। कैसी होती है, संवहनीय वर्षा होती है, अर्थात कथन हमारा सही है। और कारण जो लिखा है इसको भी आप पढ़ लीजिए। कारण लिख रहा है उच्च तापमान एवं उच्च आर्द्रता के कारण संवहनीय क्रिया द्वारा नित्य दोपहर बाद वर्षा की प्राप्ति होती है, यह भी सही है। यही मूल कारण है कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में वर्ष भर वर्षा होती है और दोपहर के बाद होती है। तो यहाँ पर कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण कथन की पुष्टि भी कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है कि झंझावात की निम्नलिखित में से कौन सी विस्फोट संख्या होती है। तो झंझावात की जो विस्फोट संख्या होती है 12। क्या होती है, 12। अगला लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अर्थात यहाँ पर जितने कथन लिखे गए हैं सब सत्य हैं, सिर्फ एक कथन है जो असत्य है और उसी का चयन करना। जैसे लिखा है उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में अधिक वर्षा अंकित की जाती है, यह सही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग ज्यादा है। फिर लिखा है अक्षांश 0 से 10 डिग्री दक्षिण में, अक्षांश 10 से मतलब 0 से 10 डिग्री उत्तर की अपेक्षा अधिक वर्षा की प्राप्ति होती है। तो जो इक्वेटोरियल बेल्ट होता है, यह 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण का जो क्षेत्र होता है इसको कहते हैं इक्वेटोरियल बेल्ट, चाहे यह उत्तर का पार्ट हो चाहे दक्षिण का पार्ट हो। यहाँ पर दोनों गोलार्धों में बराबर वर्षा होती है, यहाँ पर किसी में कम या किसी में ज्यादा नहीं होती है। तो यह स्टेटमेंट गलत है। जो लिख रहा है कि अधिक होती है, गलत है। हाँ, ओवरऑल दक्षिणी गोलार्ध में वर्षा ज्यादा होती है, लेकिन इक्वेटोरियल बेल्ट में उत्तर और दक्षिण के वर्षा में कोई विशेष अंतर नहीं मिलता है। तो इस आधार पर बी विकल्प गलत हो जाता है। लेकिन सी आप पढ़िए, उत्तर और दक्षिण में 20 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य कम वर्षा अंकित की जाती है और इसी के परिणाम स्वरूप महाद्वीप के पश्चिमी भाग में हमको मरुस्थल की स्थिति देखने को मिलती है, अर्थात ये सही है। फिर लिखा अधिकतम वर्षा भूमध्य रेखा के समीप लगभग 10 से 20 डिग्री चौड़ाई वाले क्षेत्र में होती है, यह भी सेंटेंस सही है, अर्थात केवल हमारा आंसर जो होगा ये हो जाएगा बी, क्योंकि यही गलत है। अगला लिखा गया प्रश्न कि उपल वृष्टि का क्या कारण है। तो जब संवहन विधि से वायु बहुत तीव्र गति से आरोहित होती है और जब मैक्सिमम हाइट को प्राप्त करती है और टेम्परेचर काफी कम हो जाता है, तो वहां पर संघनन जब उषांक बिंदु से नीचे होता है, अर्थात जब 0 डिग्री से कम टेम्परेचर पर संघनन होता है, तो वहां पर हिमवृष्टि होती है, उसी को कहते हैं उपल वृष्टि। क्या कहते हैं, उपल वृष्टि। तो जब झंझावात टाइप की जो वर्षा होती है वहां पर जो ओलावृष्टि होती है वह यही उपल वृष्टि का कारण होता है। आंसर हो जाएगा बी। अगला लिखा गया है निम्न में से किस प्रकार के बादल आने वाले चक्रवात के सूचक होते हैं। तो आपको स्पष्ट होना चाहिए कि जो पक्षाभ बादल होते हैं, कौन से बादल होते हैं, जो पक्षाभ स्तरीय बादल होते हैं, यही सूचना देते हैं कि अब चक्रवात आने वाला है। तो पक्षाभ बादल का तात्पर्य होता है कि जो सीरस क्लाउड होते हैं, और स्तरीय का तात्पर्य होता है जो स्टेटस होते हैं। तो हम कह सकते हैं स्टेटस मतलब सीरस स्टेटस टाइप के जो बादल होते हैं यही यह डिफाइन करते हैं कि चक्रवात आने का कह सकते हैं एक हमको इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है। और यह सबसे उच्च मतलब सबसे हाइट पे जो बादल हैं वो तो सब पक्षाभ ही हैं, सीरस ही हैं, लेकिन सीरस में भी 3 टाइप होता है। जो सबसे हाइट होती है वो पक्षाभ का होता है, उससे कम हाइट अगर देखा जाए तो पक्षाभ स्तरीय का होता है। तो यही सूचक होता है किसी भी चक्रवात के आने का। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला लिखा गया है ए स्थान पर बी की अपेक्षा कुल वार्षिक वर्षा अंकित होती है। दोनों स्थानों पर वनस्पति प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु ए में शुष्क ऋतु भी पाई जाती है। किस प्राकृतिक प्रदेश में ये ए स्थित है। यहां पर कह रहा है ए स्थान पर बी की अपेक्षा कुल वार्षिक वर्षा अधिक होती है। पहला चीज कि वर्षा अधिक होनी चाहिए, दूसरा दोनों स्थानों पर वनस्पतियां प्रचुर मात्रा में पाई जानी चाहिए। तो यहां पर जो सवाना है यहां पर वर्षा भी ज्यादा नहीं होती, वनस्पतियां भी प्रचुर नहीं है। अगर हम मानसून की बात करें तो यहां पर वर्षा भी वार्षिक नहीं होती है, मतलब कुल वार्षिक वर्षा अधिक तो है
लेकिन यहाँ पर वनस्पतियों में उतनी प्रचुरता नहीं है, स्टेपी में भी ऐसी नहीं, लेकिन जो विषुवत रेखीय क्षेत्र होता है आप स्वतः समझ सकते हैं कि यहाँ का जो वार्षिक वर्षा है ये भी ज्यादा होता है और यहाँ पर वनस्पतियों में प्रचुरता भी सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न लिखा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित मेघों में से किसको तड़ित मेघ कहते हैं? तड़ित मेघ का तात्पर्य है कि जब हमारा बादल मतलब क्यूमुलस निम्बस टाइप का बनता है। कौन बनता है? क्यूमुलस निम्बस। क्यूमुलस निम्बस का तात्पर्य होता है कि ऊर्ध्वाधर बादल बने और वर्षा वाले बने। कौन सा? ऊर्ध्वाधर और वर्षा। तो ऊर्ध्वाधर बादल को हम कहते हैं क्यूमुलस और वर्षा बादल को कहते हैं निम्बस। तो हो जाता है क्यूमुलस निम्बस, अर्थात इसी को हम कहते हैं, मतलब यहां पर जो बादल रहेगा यहां पर एक प्रकार से कपासी होता है। कौन सा होता है? कपासी। कपासी का तात्पर्य होता है क्यूमुलस, ध्यान रखिएगा। कपासी को ही कहते हैं क्यूमुलस और वर्षा को कहते हैं निम्बस। और यह बादल होता है क्यूमुलस निम्बस टाइप का बादल, अर्थात ये वर्टिकल बादल है और इसमें वर्षा भी खूब होती है। तो हमने कल ही डिफाइन किया था कि बादल दो प्रकार के होते हैं, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। तो जो ऊर्ध्वाधर है उसमें भी दो होता है, एक कपासी होता है, एक कपास वर्षा होता है। तो कपास वर्षा जो होता है तड़ित मेघ होते हैं, यह काफी ज्यादा वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है और जो झंझावात होता है उस समय यही कपासी वर्षा मेघ बनते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहां पर बी। अगला लिखा गया है, सांध्यकालीन सर्वाधिक रंगीन मेघ होते हैं। तो जो सर्वाधिक रंगीन मेघ होते हैं ये वही होंगे जो सर्वाधिक ऊंचाई पर होंगे, और जब सर्वाधिक ऊंचाई पर होते हैं तो प्रकाश की किरणें जब उसके ऊपर पड़ती हैं तो कलरफुल हमको नजर आएगा। तो यह बादल होते हैं जो सबसे ऊंचाई वाले होते हैं, अर्थात कपासीय मेघ होते हैं। कौन से? कपासीय मेघ ही सबसे ऊंचाई पर पाए जाते हैं। अर्थात देखिए यहां पर अगर हम बात करें, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, कपासी तो नीचे से लेकर के ऊंचाई तक होते हैं, सबसे ऊंचाई वाले होते हैं पक्षाप। कौन से होते हैं? पक्षाप। पक्षाप सबसे ऊंचाई वाले होते हैं, जिसको हम कहते हैं सीरस क्लाउड। तो सबसे मैक्सिमम हाइट वाले सीरस होते हैं और इसी के ऊपर जब प्रकाश पड़ता है अस्त होते हुए सूर्य का, तो यहां पर काफी रंगीन हमको नजारा देखने को मिलता है। अगला लिखा गया प्रश्न यहां पर 4 स्टेटमेंट है और चारों स्टेटमेंट के आधार पर बताना है कि कौन सा यहां पर आंसर सही होगा। पहला लिखा गया है, अमेजन बेसिन में संवहनीय वर्षा होती है। यह सही है, क्योंकि अमेजन बेसिन जो है यह विषुवत रेखीय क्षेत्र में है। साथ में दूसरा लिख रहा है कि उत्तरीय महाद्वीपों के मध्यवर्ती भागों में भारी वर्षा होती, तो गलत है। मध्य महाद्वीप में भारी वर्षा हो ही नहीं पाती, क्योंकि मध्य महाद्वीप तक जो तटवर्ती क्षेत्र से वायु होती है या पहुंचते पहुंचते शुष्क हो जाती है। साथ में जो तीसरा लिखा है, विषुवत रेखीय प्रदेश में आवर्तक वर्षा होती है, यह भी सही नहीं है। विषुवत रेखीय क्षेत्र में जो वर्षा होती है यह वर्ष भर होती है और कह सकते हैं संवहनीय वर्षा होती है। फिर लिखा है डी, विषुवत रेखीय प्रदेश के बाहर सर्वाधिक दैनिक तापमान पाया जाता है। क्या यह सही है या गलत? तो विषुवत रेखीय प्रदेश के बाहर सर्वाधिक दैनिक तापमान पाया जाता है, ये सेंटेंस सही है। क्योंकि आप देखते हैं कि जो 20 से 30 डिग्री का क्षेत्र होता है, उत्तरी गोलार्ध का हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध का हो, यहाँ पर सर्वाधिक टेम्परेचर हम लोग दर्ज करते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पर प्रति चक्रवात की दशा होती है और प्रति चक्रवात की दशा के कारण यहाँ पर आसमान हमेशा स्वच्छ होता है, अर्थात यहाँ पर अधिकतम एनर्जी की प्राप्ति होती है। तो इस आधार पर आंसर हो जाएगा पहला और चौथा, अर्थात यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है कि अफ्रीका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट है कि मध्य अफ्रीका में अधिकांश वर्षा जाड़े में होती है। क्या यह सही लिख रहा है? गलत। गलत है। मध्य अफ्रीका में अगर वर्षा होगी भी तो ग्रीष्म काल में होगी, शीतकाल में नहीं हो सकती है। फिर लिख रहा है यहाँ पर विषुवत रेखा, मतलब विषुवत जो रेखा का अफ्रीका को लगभग 2 भागों में बांटता है। क्या विषुवत रेखा अफ्रीका को 2 बराबर भागों में बांटता है कि नहीं? औसतन आप देखेंगे तो यह लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है, क्योंकि विषुवत रेखा कांगो नाइजर के क्षेत्र से गुजरता है और लगभग अफ्रीका को 2 समान भागों में बांट देता है। फिर लिखा रहा है कि मकर रेखा सहारा मरुस्थल को 2 बराबर भागों में बांटती है। गलत है। मकर रेखा नहीं बांटती है, बल्कि कर्क रेखा बांटती है। कौन सी? कर्क रेखा सहारा मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है, अर्थात तीसरा भी स्टेटमेंट गलत है। चौथा लिख रहा है कि एटलस एक नवीन मोड़दार पर्वत है। ये सेंटेंस सही है। एटलस, रॉकीज, एंडीज, फिर आल्प्स और हिमालय, ये सब अगर देखे जाए तो कहीं ना कहीं सब नवबलित पर्वत हैं, अर्थात अल्पाइन युगीन पर्वत हैं। तो इस आधार पर दूसरा और चौथा सही है। आंसर हो जाएगा यहां पर डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है, कथन और कारण पर आधारित है। कथन लिख रहा है कि तटीय
उत्तरी अमेरिका वर्ष पर्यंत वर्षा प्राप्त करता है। क्या यह सही है या गलत? तो देखिए, अगर हम तटीय उत्तरी अमेरिका की बात करें तो वर्ष पर्यंत वर्षा प्राप्त करता है, इसमें डाउट आपको नहीं करना चाहिए। और इसके पीछे कारण है कि यहाँ पर कहीं न कहीं चक्रवाती वर्षा की प्राप्ति हो जाती है। और साथ में जो कारण लिख रहा है कि यह स्थलोन्मुख वायु द्वारा लगभग वर्षा वर्ष प्रभावित रहता है, तो यह भी सेंटेंस सही है। और इस आधार पर आप देख सकते हैं कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण जो है कथन की पुष्टि भी करता है, तो ए आंसर सही हो जाएगा। अगला लिखा गया है नेफोमीटर से हम किसका मापन करते हैं? तो नेफोमीटर से बादलों की दिशा एवं गति का हम लोग मेजरमेंट करते हैं, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला लिखा गया प्रश्न, निम्नांकित में से कौन एक कथन असत्य है? यहां पर बात करना है, बहुत से हमारे ऑप्शन हैं, यहां पर एक सेंटेंस गलत है और शेष सभी सही हैं। जो गलत है उसी का चयन करना है। जैसे लिखा है तुषार तथा ओस वर्षण है। क्या तुषार और ओस वर्षण के पार्ट हैं कि नहीं? हैं। वर्षा के दायरे में ही हम लोग इसको रखते हैं, तो यह सेंटेंस सही है। फिर लिख रहा है बादलों से धरातल पर आर्द्रता गिरने की क्रिया को वर्षण कहते हैं। क्या यह सही है गलत? ये भी सही है, क्योंकि जो आर्द्रता है यही तो संघनित होकर के फिर धरती पर गिरती है, इसी को हम कहते हैं वर्षा। फिर लिख रहा है सी, यदि वर्षण हिम के रूप में हुआ तो उसे जल के रूप में बदलकर वर्षा की मात्रा ज्ञात की जाती है। गलत है। जिस रूप में प्राप्त होती है हम उसी रूप में इसका कैलकुलेशन करते हैं, अर्थात यह गलत है और इसी के कारण यह आंसर होगा, क्योंकि यह असत्य है। साथ में डी लिखा है वर्षण की मात्रा निश्चित करना असंभव है। तो वर्षण की मात्रा निश्चित करना असंभव है, यह सही है, क्योंकि हम वर्षण की मात्रा का सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं कि वर्षण कितने टाइप की होगी, कैसी होगी, यह सब हम लोग सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। तो यह भी सेंटेंस सही है, अर्थात यहां पर गलत है सी ऑप्शन, और इस आधार पर यही आंसर हो जाएगा। अगला लिख रहा है निम्नांकित निम्नलिखित में से कौन सा कारक तड़ित झंझा के विकास में सहायक नहीं होता है? तड़ित झंझा के विकास में अब लिख रहा है वायुमंडलीय स्थिरता। तो अगर वायुमंडलीय स्थिरता आ गई तो इससे वायु का तो आरोहण की बजाय अवरोहण होगा, नीचे उतरने लगेगी। और जब वायु नीचे उतरने लगेगी तो इससे वर्षा कहां होगी? इससे वर्षा तो हो ही नहीं सकती, अर्थात यही सेंटेंस गलत है और इसलिए यही हमारा आंसर होगा। शेष आप देख सकते हैं संभाव अस्थिर वायु, ये सही है। उष्ण एवं नम वायु की आपूर्ति, ये भी सही है। बादलों का प्रकार, ये भी सही है। सिर्फ गलत कौन सा है? ए, और इस आधार पर यही आंसर हो जाएगा। अगला लिख रहा है बन रहे बादल में विद्युत के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है? बताना है। बन रहे बादल में विद्युत के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? क्या सौर पराभौतिक किरणों का अवशोषण इसके लिए उत्तरदायी है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये बादलों के अंदर ही नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के बादल होते हैं, जिससे विद्युत की प्रक्रियाएं बनती हैं। फिर लिख रहा है लघु चूक दर, ये भी नहीं है। यहां पर सी आप देखिए लिख रहा है तीव्र ऊर्ध्व वायु धारा, तो ये सेंटेंस पूरी तरीके से सही है, क्योंकि जब तीव्र गति से सतह से हल्क और नमी वायु, हल्क और हल्की हो और नम वायु का जब आरोहण होता है, तो यही जब ऊपर उठती हैं तो इससे जो बादल बनता है जिसको कहते हैं क्यूमुलस निम्बस टाइप के बादल, अर्थात जिसको हम कहते हैं कपासी वर्षा मेघ। यही जब कपासी वर्षा मेघ बनता है तो यहाँ पर तड़ित झंझा की स्थिति होती है और यहाँ पर विद्युत गर्जन भी होता है और गर्जना भी होती है। तो यह सेंटेंस सही है, जो सी ऑप्शन है ये सही है। और जो लिखा है भारी वर्षा, ये भी सही डिफाइन नहीं कर रहा है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा सी, जो इसका आंसर होगा। और इसी के साथ जो आज का एपिसोड है इसे हम समाप्त करते हैं। कल हम लोग पुनः एक नए एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।